विकासनगर में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी है। प्रशासन की टीम ने 5 और अवैध मदरसों को सील किया है। मदरसा संचालक के पास पूरे पेपर नहीं थे, जिस पर एक्शन हुआ है। विकासनगर में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई कई दिनों से चल रही है। अभी तक 25 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। अब तक 22 मदरसे सील किए जा चुके हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के ये मदरसे चल रखे थे और अब ये कार्रवाई यहां पर की गई है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकासनगर में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। कुलदीप हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी। कुलदीप, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? बताया जा रहा है कई अवैध मदरसे सील हो चुके हैं और कई और होने बाकी हैं। जी बिल्कुल, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और छुआ जून में सुबह से जो हो रही कार्रवाई है उसमें 5 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं और 5 तक शाम तक 5 और अवैध मदरसे सील होने हैं। कार्रवाई लगातार जारी है पूरे क्षेत्र में। इस वक्त जो प्रशासन की टीम है उन्हें कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो लगातार शाम तक आज कंप्लीट हो पाएगी। और जो मदरसे जो संचालन किया जा रहे थे वो बिना मानकों के और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे थे। खास बात जो चीजें जो सामने आ रही है, इनमें जो बच्चे शामिल है, कुछ मदरसों में अन्य प्रदेश यानी कि यूपी और हिमाचल के भी शामिल है। और जो मानक जो होते हैं उसके मानकों के अनुरूप ना होकर ये मदरसे किराए के कमरों में और किराए के मकानों में संचालित किए जा रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप चौहान तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में क्लाइमेट चेंज पर सेमिनार हो रहा है। सेमिनार का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। यूपी की बरेली पुलिस के साथ मिलकर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल उधम सिंह नगर की पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ नशा तस्कर यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाके से लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और नशे के सामान की तस्करी कर रहे हैं। इसी इनपुट के आधार पर उधम सिंह नगर की पुलिस ने 300 पुलिस के जवानों और अफसरों के साथ बड़ी छापेमारी की है, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इधर बरेली में हुई छापेमारी में बरेली के एसएसपी का कहना था कि हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने इस रेड की आधिकारिक जानकारी उनके पास नहीं थी, लेकिन रेड की खबर चौकी इंचार्ज को लगते ही छापेमारी में उत्तराखंड पुलिस का पूरा सहयोग किया गया। गाड़ी में बैठाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए अलग टीम बनी। पिछले 6 महीनों में नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों से जो पूछताछ की गई उसमें बॉर्डर के एरिया के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां ये नशे के तस्कर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। उस आशियाने को चिन्हित करने के उपरांत कल उधम सिंह नगर पुलिस के लगभग 300 कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा उन क्षेत्रों में रेड मारी गई, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। रात्रि में जब वे गश्त पे थे तो उनके द्वारा देखा गया कि जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कस्बे में पहुंची है। इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय थाने या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई थी। चौकी प्रभारी गश्त में जानकारी होने के बाद इस टीम के साथ साथ रहे और उनके द्वारा टीम को पूर्ण सहयोग दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान उस जनपद की पुलिस के द्वारा कुल 16 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर प्रस्थान किया गया। वहाँ पे जो मकान थे और रिहायशी एरिया है उसकी तलाशी भी ली गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी मकान या किसी परिसर से किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो 16 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनमें से 15 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में क्लाइमेट चेंज पर सेमिनार हो रहा है। सेमिनार का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। सेमिनार में हिमालय समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यूथ फाउंडेशन ने सेमिनार का आयोजन किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए बड़ी चुनौती है और हमें इस चुनौती का मिलकर सामना करना है और पर्यावरण के लिए मिलकर काम करना है।
सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मौसम के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल शक्ति अभियान के माध्यम से प्रदेश के 1000 गांव में जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है और हरियाली मिशन के जरिए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे जल स्रोत हैं जो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज जिनके बंद हो गए उनको फिर से रिचार्ज करें, फिर से उनको उस दिशा में काम करें। देहरादून से बड़ी खबर के आज से 4 नई हेली सर्विस की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। देहरादून नैनीताल, देहरादून बागेश्वर और हल्द्वानी बागेश्वर के साथ जौलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी के लिए भी हेली सेवा शुरू हो गई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करने के साथ एयर कनेक्टिविटी पर भी फोकस कर रही है, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। तो हल्द्वानी बागेश्वर के लिए भी हेली सेवा शुरू होगी। आज से 4 नई हेली सर्विस शुरू होने जा रही है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी के लिए भी सेवा शुरू होगी। दो तस्वीरें बहुत आज हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान है, जहां नैनीताल का अपना महत्व है, मसूरी का अपना महत्व है, बागेश्वर क्षेत्र का अपना महत्व है। ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर होली से पहले प्रशासन अलर्ट है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली पनीर और मावे की खेप को पकड़ा है। 300 किलो नकली पनीर और 100 किलो नकली मावा पकड़ा गया। नकली मावा पनीर मसूरी भेजा जा रहा था। देहरादून में एक रिटायर्ड कर्मचारी की गुमशुदगी के पीछे की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई, जिसमें सिर्फ कर्मचारी की ही हत्या नहीं हुई, बल्कि उसके भरोसे का भी गला घोटा गया। आखिर कैसे हुई ये साजिश और कैसे खुला मर्डर मिस्ट्री का राज, ये रिपोर्ट देखिए। 6 मार्च को मृतक जगदीश के भतीजे संजय कुमार ने देहरादून के रायपुर थाने में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में एक बड़ा सुराग लगा। मृतक के बैंक खाते से एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए मृतक के अकाउंट से मोहित त्यागी नाम के शख्स के खाते में 13 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मोहित को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मोहित ने कबूला कि उसने अपने मामा प्रवीण कुमार के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था।
कहीं ना कहीं उसने उनके जो पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए कि वो अकेले हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, और साथ ही साथ उनके अकाउंट में, चूँकि उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उनको काफ़ी पैसा जो रिटायरमेंट बाद मिलता है उनके अकाउंट में है, जिससे वो खर्च पानी चलाते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, अभियुक्त जिसका नाम मोहित कुमार है, तो इसने षड्यंत्र के तहत उनको इलाज के बहाने कि एक कैंसर का अच्छा इलाज देवबंद में होता है जहाँ पर वो करा सकते हैं। आरोपी मोहित त्यागी, जो पेशे से एक रिक्शा चालक था, जगदीश कैंसर से पीड़ित थे और अक्सर अस्पताल जाने के लिए मोहित की मदद लेते थे। इसी दौरान आरोपी को पता चला कि जगदीश अकेले रहते हैं, शादी नहीं की और उनके पास अच्छी खासी जमा पूंजी है। फिर आरोपी मोहित ने अपने मामा प्रवीण कुमार के साथ मिलकर एक शातिर योजना बनाई। दोनों ने मृतक जगदीश को झांसा दिया कि देवबंद में एक डॉक्टर है जो कैंसर का बेहतरीन इलाज कर सकते हैं, और इलाज के नाम पर साजिश के तहत जगदीश को देवबंद ले जाया गया, जहां उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने लाश को यूपी की एक नहर में फेंक दिया। वहां की पुलिस को शव अज्ञात हालत में मिला था। देहरादून पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक का सिम कार्ड, आधार कार्ड और 13,30,000 रुपए भी बरामद किए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में जंगली हाथियों की रिहायशी कॉलोनी में घुसने पर कुछ शरारती तत्व हाथी को नुकसान और छेड़खानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों की भीड़ भी जंगली हाथी के पीछे दौड़ती हुई नजर आ रही है। वीडियो जगजीतपुर क्षेत्र की रिहायशी कॉलोनी का है, जिसमें कुछ युवक हाथी के पीछे दौड़ रहे हैं। हालांकि एक वीडियो में हाथी भी मुड़कर एक युवक को दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। चल बेटा बच्चे। कुमाऊं में होली का रंग पूरे चरम पर है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में खड़ी और बैठकी होली की अनूठी परंपरा पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है। बागेश्वर के कत्यूरी गांव में भी होली की धूम देखने को मिल रही है। यहां पर होलियारों की टोली पारंपरिक ढोल दमाऊ की थाप पर घर घर जाकर होली के गीत गा रही है। कुमाऊनी होली रागों पर आधारित होती है और इसमें भगवान गणेश, शिव और कृष्ण के भजनों का समावेश किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में होली गायन के दौरान संस्कृति को सहेजने की भी कोशिश की जा रही है। बच्चों को अपनी परंपरा से जोड़ने के लिए हर साल उन्हें खड़ी होली में शामिल कराया जाता है, ताकि वो भी इस सांस्कृतिक धरोहर को समझें और आगे बढ़ाएं। आइए आज आपको लिए चलते हैं काली कुमाऊं। ये वो जगह है जहां से उत्तराखंड में होली का जन्म हुआ था। माना जाता है कि यहाँ की होली का सीधा नाता ब्रज से है। ब्रज से यहाँ आई होली बीते 500 साल से बदस्तूर जारी है। काली कुमाऊं का सुई गांव उत्तराखंड की होली का केंद्र रहा है। सुई गांव में ही 15वीं सदी में होली का दौर शुरू हुआ था, जो बीते 500 सालों से बदस्तूर जारी है। शास्त्रीय परंपरा में गाए जाने वाली काली कुमाऊं की होली सदियों की विरासत का प्रतीक है। काली कुमाऊं की होली के गवाह चंद और कत्यूरी शासकों के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत भी रही है। चंद शासकों की राजधानी अल्मोड़ा से पहले चंपावत हुआ करती थी, इसलिए उत्तराखंड में अल्मोड़ा से पहले काली कुमाऊं को खड़ी और बैठक की होली का केंद्र माना जाता है। बीते कुछ सालों में काली कुमाऊं की होली पर मंडराए संकट को देखते हुए अब हर साल लोहा घाट में 2 दिनों का होली महोत्सव होता है। गांव में होली विलुप्त के कगार पर थी, नशे का प्रकोप ज्यादा था। सिर्फ एक दिन छल्लोर के दिन ही होली हुआ करती थी। ये चिंतन क्या, मनन क्या, हमने सोचा कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम कैसे संरक्षित करें। तो इसके लिए कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हर वर्ष होली रंग महोत्सव करवाया जाए।
2 दिनों के होली महोत्सव में खड़ी होली के सभी रूप दिखाई देते हैं। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, सभी होली के गीतों में थिरकते नजर आते हैं। रामलीला मैदान में होने वाले होली महोत्सव में गजब का अनुशासन भी देखने को मिलता है। यहाँ होलियारों की टीम एक सी ड्रेस में नजर आती है। यही नहीं, होली के गीतों में थिरकते होलियारों की कदम ताल हर किसी को रिझाती है। इस बार होली महोत्सव में महिला और पुरुषों की 4-4 टीमों ने शिरकत की। मैदान में एक टीम को अपना हुनर दिखाने के लिए आधा घंटे का समय मिलता है, लेकिन इस दौरान होलियारों का हुनर हर किसी को अपनी तरफ खींचता रहता है। आलम यह है कि दर्शकों से भरे मैदान में पूरी तरह सन्नाटा नजर आता है। सुनाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ होली के गीत। हमारे यहाँ जो पुरानी विरासत हमको जो मिली, ब्रज की जो होली हमको मिली है, उसको हम लोग विशेष लय और ताल के साथ गाई जाती है। हमारे यहाँ महिलाएं पुरुष सभी पूर्ण रूप से सहभागिता रखते हैं और अपने अपने क्षेत्र की होलियों को बहुत ही हर्षोल्लास से गाया करते हैं। ब्रज की होली की तर्ज पर काली कुमाऊं की होली भी भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस से भरी होती है। यहाँ की होली में ब्रज, अवधी और क्षेत्रीय बोली का गजब तालमेल दिखाई देता है। यही वजह है कि काली कुमाऊं की होली अभी भी अपने ऐतिहासिक मायनों को पूरी तरह बचाए हुए है। वैसे होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन काली कुमाऊं की होली का अपना ही अंदाज है, अपना ही महत्व है। 500 साल के ऐतिहासिक धरोहर को समेटे काली कुमाऊं की होली काली कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं के भीतर पहचानी जाती है। और काली कुमाऊं वो स्थान है जहां से होली पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैली है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, चंपावत। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।